इसके बाद बस एक लास्ट प्रोसेस रहता है जो ये कहलाता है न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन में क्या होती है, न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है, और एम्ब्रियोस स्टेज में क्या कहलाता है, न्यूरोला कहलाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, सम ऑफ द एक्टोडर्मल सेल ऑफ एरिया पैरोसिडा लाइंग अबव द नोटोकॉर्ड डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यूरल प्लेट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रुला। होता क्या है, जब नोटोकॉर्ड फॉर्म हो जाती है तो नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म होती है, ठीक है, जो सरफेस लेयर है, जो एक्टोडर्म है, उधर जो है सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है, सेल डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे सेल्स बनते हैं और एक थिक सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, ऊपर ही सरफेस लेयर पे एक्टोडर्म पे एक प्लेट बनती है जिसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। इट टेक्स अबाउट 18 आवर्स आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ द एग। इंक्यूबेशन के बाद 18 घंटे ये लेती है न्यूरुलेशन में, ठीक है, न्यूरल ट्यूब फॉर्म होने में। As cell divide continuously, neural plate sinks inside the embryo to form a neural groove along the mid-dorsal line. जब न्यूरल प्लेट बन जाती है तो उसके बाद हमारे पास क्या बनते हैं, न्यूरल ग्रूव बनते हैं। ये मैं अभी आपको एक छोटी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगी कि किस तरह से न्यूरल ग्रूव बनता है और किस तरह से न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं और किस तरह से न्यूरल ट्यूब बन जाती है। Both the edges of the neural groove move towards each other and fuse together to form a neural tube. The embryo is termed as neurola and the process of its formation is neurulation. इसमें क्या होता है कि दोनों जो है जो फोल्ड्स बनते हैं वो फोल्ड जो है कंबाइन हो जाते हैं और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब, और एम्ब्रियो स्टेज में न्यूरोला कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है न्यूरुलेशन। It takes about 24 hours after incubation of the egg. The neural tube later gives rise to the nervous system. भाई हाँ, न्यूरल ट्यूब का काम क्या होता है, न्यूरल ट्यूब आगे जाके क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू पूरे बनाती है। नोटोकॉर्ड क्या करती है, नोटोकॉर्ड बच्चे न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड को भी मिक्स कर देते हैं, बट नोटोकॉर्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। नोटोकॉर्ड का काम होता है कि वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, बैकबोन बनाती है, जबकि न्यूरल ट्यूब जो है, न्यूरो से याद रखें आप कि वो ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, सारा नर्वस सिस्टम और उसके स्ट्रक्चर्स बना देगी। अच्छा, अब आ जाए कि हम बात कर रहे थे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन की, तो देखें ये सिंपल वही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वही कट सेक्शन है, एक्टोडर्म है, इसके दरमियान मीजोडर्म है और नीचे एंडोडर्म है जो कि मैंने ड्रॉ नहीं करी है। ये रेड से जो है वो क्या है, नोटोकॉर्ड है, इसके दरमियान में ये कहते हैं एपीमियर से जो कि सोमाइट बना देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हाइपोमियर और फिर उसके सॉरी मीजोमियर और फिर उसके बराबर में आ जाएंगे हाइपोमियर। ये सब मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे। हमने क्या कहा था कि न्यूरल ट्यूब किस तरह से फॉर्म होती है कि जो नोटोकॉर्ड के अबव लेयर होती है एक्टोडर्म, वो क्या होती है, सेल उसके डिवाइड होते हैं और एक थिक सी प्लेट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल प्लेट। ठीक है, ये जो रेड से बनी हुई पूरी क्या है, न्यूरल प्लेट बन गई, ये थिक सी प्लेट बन जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट तो बन गई, ये तो सिंपल था। अब क्या होता है कि नोटोकॉर्ड के बराबर में जो सोमाइट्स होते हैं, ये सोमाइट्स क्या होते हैं कि ग्रो करने लगते हैं, इनका साइज इंक्रीज होता है, सही है। इनका जब साइज इंक्रीज होता है कि ये जो एक्टोडर्म होती है ये यहाँ से उठने लग जाती है ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ से उठने लग जाती है और ये फोल्ड टाइप का बना देती है, ऐसे करके जो ना ये फोल्ड टाइप के बना देती है, सॉरी। जब ये उठने लगेगी यहाँ से, तो जब सोमाइट जब बीच से ग्रो करेंगे साइड से, तो न्यूरल जो एक्टोडर्म है वो यहाँ से क्या होगी, रेज्ड होगी। ये रेज्ड होगी तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल फोल्ड, ठीक है। ये रेज एक्टोडर्म को क्या कहते हैं, न्यूरल फोल्ड, और बीच में एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा जिसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। क्या कहते हैं, न्यूरल ग्रूव। ये न्यूरल ग्रूव बनेगा, ये न्यूरल फोल्ड बनेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये फोल्ड जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, करीब आने लगेंगे। जब ये देखें इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये रही नोटोकॉर्ड, ये रहे सोमाइट्स, ठीक है। ये सोमाइट्स जब इनलार्ज होंगे तो क्या होगा, ये एक्टोडर्म उठने लग जाएगी, जो ये न्यूरल फोल्ड इसमें बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं, न्यूरल फोल्ड बने, और ये जो गड्ढा बन गया इसे हम कहेंगे न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव बन जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्ड जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे और ये क्लोज सी ट्यूब बना देंगे जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब। ये देखिए पर्पल से आपको दिख रही होगी, ये फोल्ड जो पूरा था वो क्लोज हो गया और एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने नाम दे दिया न्यूरल ट्यूब का। इसके नीचे ये रही नोटोकॉर्ड, इसके दरमियान में ये रहे सोमाइट्स, ठीक है। अब ये जाके आपका पूरा आगे, और ऊपर इसकी सरफेस पे एक्टोडर्म एज इट इज है। ये न्यूरल ट्यूब आगे जाके क्या बना देगी, पूरा नर्वस सिस्टम बना देगी। सो न्यूरुलेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक है सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म। किस तरह से एक सेल दूसरी सेल से डिफरेंशिएट होता है और इसमें क्या मैकेनिज्म होते हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। सेल डिफरेंशिएशन होता क्या है बेसिकली, पहले हम बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी ले लेते हैं, फिर हम यहाँ से रीड आउट कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि
आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन कोई सेल आपकी आंख बनाता है, कोई नाक बनाता है, कोई आपका स्टमक बनाता है, ठीक है। तो हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है, हर सेल का डिफरेंट काम है। तो ये किस बेसिस पर है, जब आप एम्ब्रियो बनता है या जब जाइगोट बनता है उसके बाद तो सारे सेल एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि फ्यूचर में जाके हर सेल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, हर सेल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। Now come to the topic. The study of the process of development has clearly indicated that all the cells of embryo arise from the same fertilized ovum, so all of them have same number and kind of gene. ये बात तो हमें पहले से पता है कि देखें क्या होता है, स्पर्म होता है, ओवम होता है, जब वो फर्टिलाइज होते हैं दैट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन। जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास 2n विच इज जाइगोट, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट जब मल्टीप्लाई करता है तो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो जितने भी सेल्स हैं या एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो मल्टीप्लाई होता रहेगा मल्टीपल टाइम्स, क्लीवेज होगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, उसके बाद एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो लेकिन बेसिक्स क्या है कि सारे सेल अराइज कहाँ से हुए, गैमीट से, ओवम से अराइज हुए, या तो फिर जाइगोट से आए। तो सेल्स तो सेम थे, तो आगे जाके ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि हर सेल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। However, from the process of gastrulation and onwards, some of the genes are activated and others are switched off, some even forever. The process of selection of activation of some gene by a cell which are not activated by other cell of the embryo is called cell differentiation. देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सेल्स जो होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। डीएनए के अंदर भी डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन्स, बहुत सारे किस्म के, बहुत सारे मल्टीपल जीन्स जो हैं वो डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं, और हर जीन का डिफरेंट फंक्शन होता है। कोई जीन हमारी आई कलर का होता है, कोई हमारी वॉइस का होता है, कोई हमारी हाइट का होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सेल, पहले तो सारे एक जैसे सेल्स थे ना, सारे सेल एक जगह से अराइज हुए, सबके पास एक जैसा डीएनए आया, सबके पास सारे जीन्स आए। लेकिन जब अगर मेरी आँख का जो जीन है या मेरी आँख का जो सेल है उसके अंदर मेरी आँख के जीन जो है वो एक्टिवेटेड होंगे, मेरी आँख वाले क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे। बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन होगी ना उसके अंदर, वो सब क्या होगी, इनएक्टिवेटेड होगी, वो एक्टिवेट नहीं हुई हुई होगी। इसी तरह से जो सेल जहाँ का है वहाँ पे उसकी क्या होगा, वो जीन जो है वो अनलॉक हुआ हुआ होगा, ठीक है। जैसे एक लेवल्स होते हैं ना, मल्टीपल लेवल है लेकिन कुछ लेवल अनलॉक हुए, इसी तरह से आपकी बॉडी के सेल के साथ होता है कि मल्टीपल ट्रिलियन मिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन जो सेल जहाँ पर है उसका जो काम है उसका सिर्फ वही वाला पार्ट एक्टिवेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके पास बाकी सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं हो। देखिए हर सेल के पास इन्फॉर्मेशन सेम है, बात मेरी यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंड करिएगा। मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर मेरी आँख का सेल है या मेरे हाथ का सेल है, ठीक है, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का सेल हो, उन सब के पास सेम इंफॉर्मेशन है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेम नंबर ऑफ जीन्स है, ठीक है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर वो यहाँ पर है तो वो वहाँ पर भी है, सबके पास है, जितने नंबर ऑफ जीन यहाँ पे उतने नंबर ऑफ जीन वहाँ पर है। लेकिन फर्क कहाँ पर आता है कि कुछ जगहों पर कुछ जीन एक्टिवेटेड है, कुछ जगहों पर कुछ और जीन एक्टिवेटेड है, और जो जीन यहाँ पे एक्टिवेटेड है वो दूसरे बॉडी पार्ट में एक्टिवेट नहीं है, वहाँ पे दूसरा जीन एक्टिवेट है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो यही बात इन्होंने बताई है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सम जीन बाय सेल विच आर नॉट एक्टिवेटेड बाय अदर सेल ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। इसी के बुनियाद पे जो है ना सेल डिफरेंशिएट होते हैं और सेल आगे जाके मल्टीप्लाई करके वही जो है ऑर्गन बनाते हैं और वही सारा काम करते हैं। Once activated or inactivated embryonic cell, usually those genes remain active or inactive in the descendant of the embryonic cell. ठीक है, वही बात इन्होंने कही कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब एम्ब्रियो में सेल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है, सारे सेल्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसी टाइम पे जीन एक्टिवेशन का काम हो जाता है। कुछ जीन जो एक्टिवेट होते हैं, कुछ इनएक्टिवेट होते हैं। हर जीन जो, हर बॉडी के पार्ट का या हर सेल का जो है डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्टिवेट होते हैं। फिर वही एम्ब्रियो जब मल्टीप्लाई करता रहता है तो उसी तरह से क्या होता है, डिसेंडेंट या जो बेबी है उसके अंदर भी वही जीन्स एक्टिवेटेड आते हैं।
For instance, only the immature RBCs use the gene for the hemoglobin synthesis. A number of experiments indicated a cell, even after being differentiated, to not lose any of their genetic information. इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे इमेच्योर आरबीसीज हैं, वो कौन से जीन इस्तेमाल करते हैं, वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए जो जीन इस्तेमाल करते हैं वो आरबीसीज ही काम कर सकते हैं। बॉडी का कोई और सेल जो है वो हीमोग्लोबिन बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जीन एक्टिवेटेड है वो कहीं और पे एक्टिवेटेड नहीं है। इसके अलावा इन्होंने दूसरी बात क्या कही कि अगर क्या कहते हैं, मैंने जो सबसे स्टार्ट में बात पॉइंट आउट करी थी वही बात यहाँ पे है कि जो मेरी पूरी बॉडी में जितने भी सेल हैं या एक एम्ब्रियो की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल के पास सेम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि अगर उसका जीन सिर्फ 6 वाला जीन एक्टिवेट है तो बाकी उसने पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन लूज कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका सबूत जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी आपको, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से ये बात जो है वो प्रूव हुई हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.